हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा सिंक्रोनस मोटर से है। और इससे पहले भी मैंने सिंक्रोनस मोटर के ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो डाला है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा। हमारा कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है और इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, क्योंकि मोटर के अंदर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा जिसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा बॉक्स बना है यहाँ पे, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, 3 फेज। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का वोल्टेज है, मान लीजिए V जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा I एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जब मोटर रोटेट करता है तो वहाँ पे हम लोग का जस्ट अपोजिट एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैक EMF, ठीक है, EB। और ये बैक EMF जो है हर एक मोटर के अंदर होता है, चाहे वो DC मोटर हो या फिर हमारा सिंक्रोनस मोटर हो, ठीक है। इंडक्शन मोटर के अंदर ये बैक EMF नहीं होता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो अदर प्रिंसिपल हो गया हमारा। तो DC मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों के अंदर हमारा बैक EMF आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, यानी सप्लाई वोल्टेज है, और EB भी जो है यानी बैक EMF भी है, हम लोग का यही सेम है, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है। कहने का मतलब अगर हमारा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है तो हमारा बैक EMF भी यहाँ पे क्या है, 200 वोल्टेज है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं द एक्साइटेशन इज सेड टू बी 100%, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे EB जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NS इंटू 5, ठीक है। NS जो है हमारा कांस्टेंट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और 5 को हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके EB का वैल्यू जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हमारा V इक्वल टू EB हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग 100% एक्साइटेशन। और अगर मान लीजिए V अगर हम लोग का बड़ा है EB से तो इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। और अगर हमारा जस्ट अपोजिट है यानी EB हम लोग का बड़ा है V से तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। और ओवर एक्साइटेशन में जो होता है हमारा पावर फैक्टर जो होता है मोटर का, ये लीडिंग हो जाता है, ये लीड करेगा और यहाँ पे हमारा लैग करेगा। और जब हमारा V इक्वल टू EB होता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो पावर फैक्टर होगा ये यूनिटी होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि एक इन्फिनाइट बस बार से कनेक्टेड है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इन्फिनाइट बस बार होता क्या है। ये मान लीजिए हमारा एक 3 फेज है, ये हो गया हमारा R, ये Y और ये B, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा एक बैलेंस लोड है, तो बैलेंस लोड कहने का मतलब हर एक फेज में जो होगा हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक फेज का जो वोल्टेज है ये 200 वोल्ट है। तो इस फेज से मान लीजिए हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे या फिर लोड को डिक्रीज करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो बस बार में वोल्टेज है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी ये जो 200 वोल्टेज है ये ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, यानी हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग इन्फिनाइट बस बार। यानी इस बस बार में, यानी ये जो हमारा फेज है, जो वोल्टेज यहाँ पे लाइन दिख रहा है आपको, तीनों लाइन में कितना भी लोड इंक्रीज कर लीजिए या फिर डिक्रीज कर लीजिए, हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमेशा कांस्टेंट बना का बना रहता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इन्फिनाइट बस बार, ठीक है। और ये बेसिकली इस तरह से हम लोग कब मिलता है, जब हम लोग अल्टरनेटर यानी 3 से 4 अल्टरनेटर को आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम बन जाता है जिसमें इम्पिडेंस का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाता है और हमारा वोल्टेज जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे तो ये हमेशा जो होगा
यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो भी वोल्टेज है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी लोड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो इसका वोल्टेज कोई मतलब वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसी को बोलते हैं इनफिनाइट बस बार। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि इनफिनाइट बस बार से कनेक्टेड है और उसमें जो एक्साइटेशन दे रहे हैं ये 100% दे रहे हैं। 100% एक्साइटेशन का मतलब हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होगा और ये जो बैक ईएमएफ होगा ये दोनों आपस में इक्वली है, यानी अगर सप्लाई वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है तो हमारा बैक ईएमएफ भी जो होगा ये 200 वोल्ट होगा, लेकिन ये क्या होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बैक ईएमएफ मैंने बताया था अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो बैक ईएमएफ जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है। और यहाँ पे हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि जब हमारा एक ही पॉइंट पे EB और V यानी सप्लाई वोल्टेज रहता है तो वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर होगा ये हमेशा यूनिटी होता है, यानी 1, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन ओनली द आर्मेचर करंट विल हैव। देखिए अब हम लोग एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं, एक्साइटेशन यानी फ्लक्स, और फ्लक्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB के। तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, यानी EB हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो जब हमारा EB हम लोग EB को कम करेंगे सप्लाई वोल्टेज से, ये मान लीजिए हमारा सप्लाई वोल्टेज और EB हमारा कम है, तो इस सिचुएशन में हमारा करंट जो होता है ये लैग करता है 90 डिग्री से। और अगर हम लोग EB को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी ये अगर हमारा EB हो जा रहा है और ये हमारा VS है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा करंट होगा ये लीड करता है हमेशा 90 डिग्री पे। तो ये सारा ऑप्शन जो है सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये D वाला जो ऑप्शन है ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि अगर हम लोग पावर फैक्टर लीडिंग चाहिए होगा तो वहाँ पे हम लोग ओवर एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। और भी ऑप्शन देखते हैं। C देखिए, C हमारा गलत है, लीडिंग पावर फैक्टर हम लोग को नहीं मिलेगा अगर हमारा एक्साइटेशन अंडर होगा। उसके बाद फिर B देखिए, B में भी हमारा उल्टा दिया हुआ है, यानी ओवर एक्साइटेशन पे लैगिंग पावर फैक्टर, ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन अ सिंक्रोनस मोटर V कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। देखिए V कर्व जो होता है ये बेसिकली आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का होता है, और V कर्व हमारा कुछ नहीं है, ये अगर हमारा मान लीजिए ये IA है और ये IF है यानी फील्ड करंट है, तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा ये कुछ इस तरह से बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग V कर्व, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बहुत ही इजी कर्व है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड कहने का मतलब ये NS स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये NS होता है हमारा 120F डिवाइडेड बाई P, यानी इस स्पीड पे हमारा रोटेट कर रहा है। और अगर इसको मैं यहाँ पे ग्राफ से दिखाऊं, ये अगर मान लीजिए हमारा स्टेटर है और ये NS के स्पीड पे मान लीजिए रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो रोटर होगा ये भी इसी के साथ जो है लैग रोटेट करेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म, ठीक है। यानी ये जो मोटर है हम लोग का ये सिंक्रोनाइज्ड है। और यहाँ पे बोल रहा है कि मोटर जो है हमारा नो लोड पे है और लॉसेस जो है वो हमारा नेग्लिजिबल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में जो होगा हमारा ये स्टेटर का जो करंट है ये 0 होगा, यानी स्टेटर के अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। अभी क्यों नहीं फ्लो होगा इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जब दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, यानी रोटर और स्टेटर दोनों एक साथ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो कट होगा ये 0 होगा, यानी फ्लक्स कट होगा ये 0, सॉरी यहाँ पे 0, ठीक है। फ्लक्स 0 होगा, यानी फ्लक्स कट करेगा 0, तो हमारा जो EMF इंड्यूस होगा वो भी 0 होगा, यानी उस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर हमारा करंट जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए ये तो हमारा था नो लोड कंडीशन में, यानी जब नो लोड होता है तो हमारा स्टेटर और रोटर जो है साथ में कपल होकर के रोटेट करता है NS के स्पीड पे। लेकिन जैसे ही अब हम लोग लोड देते हैं तो ये जो स्टेटर है हमारा ये आगे निकल जाता है और जो रोटर है ये हमारा पीछे रह जाता है, यानी ये लैग हो जाता है। ये मान लीजिए हमारा एक रोटर है, ठीक है। तो स्टेटर हमारा रोटेट कर रहा है NS के स्पीड पे, लेकिन हमारा रोटर जो है ये लैग हो रहा है, और इसी के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग लोड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टेटर है, तो यहाँ पे स्टेटर का कंडक्टर होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है, जो कि फ्लक्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ। और यहाँ पे भी हम लोग इस रोटर के अंदर DC एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो DC एक्साइटेशन देने के कारण क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ एंड साउथ।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये आगे वाला फ्लक्स को कट करेगा, यानी रोटेट होगा तो ये फ्लक्स को कट करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे स्टेटर के अंदर कुछ ना कुछ करंट होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा नो लोड सिचुएशन होगा तो ये देखिए NS, यानी ये मान लीजिए रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन वाला, और ये रेड वाला जो है हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होगा, लॉक होकर के आपस में रोटेट करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो फ्लक्स कट होगा हमारा ये जीरो होगा। तो फ्लक्स कट जीरो होगा तो हमारा स्टेटर के अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो हमारा करंट भी जीरो हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द ब्रेक डाउन टॉर्क इज, देखिए ब्रेक डाउन टॉर्क हो या फिर सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क हो या फिर स्टार्टिंग टॉर्क हो, ये मान लीजिए हमारा सिंक्रोनाइजिंग हो गया, ये मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग हो गया, और ये मान लीजिए हमारा रनिंग टॉर्क हो गया। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, चारों टॉर्क जो है एक टॉर्क है। ठीक है, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक हमारा मोटर है, ठीक है, ये मोटर है हमारा, और इसका एक कैपेसिटी होगा टॉर्क जनरेट करने का, यानी मैक्सिमम टॉर्क मान लीजिए जो जनरेट कर सकता है ये है हमारा 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या है, ये कंडीशन लेके चलते हैं कि ये मोटर जो है हमारा मैक्सिमम टॉर्क पे यानी फुल लोड पे रोटेट कर रहा है। अब देखिए अगर हम लोग को लोड इस सिचुएशन में अगर हम लोग लोड को इंक्रीज करते हैं, यानी शाफ्ट पे लोड को बढ़ाएंगे, तो मोटर के पास कैपेसिटी नहीं है एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट करने का, यानी 20 न्यूटन मीटर से ज्यादा ये टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मोटर हमारा रुकने लगता है, यानी लैग करेगा, यानी स्पीड डिक्रीज होगा, और क्योंकि वहां पे टॉर्क मिल नहीं रहा है लोड को कंपनसेट करने के लिए, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं तो ब्रेकिंग टॉर्क, यानी यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा ये होता है ब्रेक डाउन टॉर्क। ठीक है, यानी वो ब्रेक कर रहा है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ ए सडन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंक्रोनस मोटर इज यूजुअली अबाउट। देखिए सिंक्रोनस मोटर है हमारा, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर हम लोग वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, अब वाइंडिंग जो है हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी शॉर्टेड ना हो, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब करते हैं हम लोग, तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम का जो वैल्यू होता है, यानी टाइम लिमिट होगा कितना होगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा 1 सेकंड के लिए होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है तो हम लोग एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये जो वाइंडिंग है यहाँ पे टच करेंगे, और यहाँ पे जो हम लोग को मेजरमेंट मिलेगा उस बेसिस से हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा वाइंडिंग जो है सही है या फिर शॉर्ट सर्किट है। तो ये हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 1 सेकंड से कम समय में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट बी ड्यू टू। देखिए हंटिंग क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो है हमारा ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने वाला मोटर है, यानी इसका जो स्पीड होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये मान लीजिए हमारा एक मोटर है, ठीक है, जो कि NS के स्पीड पे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे NS मान लीजिए हमारा 1000 RPM है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे लोड को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी लोड को चेंज कर रहे हैं। अगर हम लोग लोड को चेंज करेंगे, यानी मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं, लोड को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये जो NS है, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी 1000 RPM पे अब मोटर ना रोटेट करके कुछ ना कुछ कम हो जाता है इसमें वैल्यू। मान लीजिए ये अब रोटेट कर रहा है 950 RPM पे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो ये स्टेटर है, ये मान लीजिए पहले ये इस सिचुएशन में रोटेट कर रहा था, यानी ये जो एरो है ये हमारा स्टेटर है, यानी स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड है, और ये हमारा रोटर है। ठीक है, यानी ये दोनों पहले कंबाइन होकर के रोटेट कर रहा था 1000 RPM पे। लेकिन जैसे ही हम लोग ने लोड दिया तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए डायग्राम में समझिए, ये हमारा ये मान लीजिए हमारा ये स्टेटर था। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग लोड देंगे तो ये जो रोटर है ये हमारा क्या होता है, लैग हो जाता है, यानी ये पीछे रह जाएगा डेल एंगल से, और ये एंगल जो होता है हमारा ये होता है लोड एंगल, नहीं तो टॉर्क एंगल। ठीक है, इसका दो नाम है, लोड एंगल और टॉर्क एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये स्पीड घटेगा यानी हमारा रोटर जो है लैग हो रहा है, तो इसी केस को बोलते हैं हम लोग हंटिंग। ठीक है,
और फिर हमारा मोटर जो है एक नया सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जनरेट करेगा और यहाँ पे जो NS का जो वैल्यू होगा ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हंटिंग जो है सिंक्रोनस मोटर के अंदर किसके कारण नहीं होता है, तो ये होता है हमारा विंडेज फ्रिक्शन के कारण, कभी भी नहीं होगा। वेरिएबल लोड के कारण होता है, अभी मैंने बताया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज ये सब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा NS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 120F डिवाइडेड बाई P, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमारा NS चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो टॉर्क जनरेट हो रहा है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के ऊपर। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर होगा ए। अब यहाँ पे देखिए विंडेज फ्रिक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक स्टेटर है, ठीक है, और इसके बीच में होता है रोटर, ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये मान लीजिए हमारा रोटर है। ठीक है, अब ये स्टेटर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से वाइंडिंग होता है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है, यानी ये स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैपिंग है इसको बोलते हैं हम लोग एयर गैप। ठीक है, और जिस हिसाब से इसका नाम रखा गया है, यानी यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे होता है हमारा एयर। ठीक है, यानी एयर मौजूद होता है। अब देखिए जैसे हमारा मोटर रोटेट करता है, यानी ये हमारा रोटर का साफ्ट रोटेट कर रहा है, तो हवा के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, यानी अगर साफ्ट रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि हमारा एक तरह का लॉसेस है, और जिसको बोलते हैं हम लोग विंडेज लॉसेस, यानी हवा के कारण हम लोग का एक लॉसेस होता है, और ये कुछ नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग विंडेज लॉसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विंडेज लॉसेस जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, विंडेज लॉसेस जो है ज़्यादातर हमेशा कांस्टेंट लॉस होता है, लेकिन आपसे अगर हाईली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो मोटर का जितना ज़्यादा स्पीड होगा, यानी स्पीड जितना ज़्यादा होगा, हमारा विंडेज लॉसेस जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं, मोटर जितना ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, यहाँ पे एयर जो है उसको उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द टॉर्क एंगल इन अ सिंक्रोनस मोटर इज द एंगल बिटवीन। देखिए टॉर्क एंगल अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अगर स्टेटर है, ठीक है, और ये हमारा रोटर है, और ये दोनों जो है NS स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, और ये कब होता है, जब हमारा मोटर जो है सिंक्रोनिज्म में होता है। ठीक है, यानी दोनों एक साथ रोटेट करेगा। अब जैसे हम लोग लोड देते हैं, मोटर के अंदर लोड देंगे, तो हमारा क्या होता है, ये स्टेटर है और ये हमारा रोटर जो है कुछ ना कुछ लैग हो जाता है, नहीं पीछे रह जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो ये डेल बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग लोड एंगल। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स के बीच का जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं हम लोग लोड एंगल, नहीं तो फिर टॉर्क एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इफ वन फेज ऑफ ए 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं 3-phase सप्लाई, और इसके अंदर जो है हमारा रोटर भी होगा, यहाँ पे रोटर ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो रोटर होगा ये हमारा होगा साइलेंट पोल रोटर, और इसके अंदर हम लोग देते हैं DC एक्साइटेशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ DC जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा DC जनरेटर होगा जिसके क्रॉस हमारा एक करंट EMF इंड्यूस होगा EG करंट, यहाँ पे हम लोग का एक फील्ड करंट इंड्यूस होगा जो कि हमारे रोटर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा एक 3-phase मोटर है, ठीक है, और इसका एक वाइंडिंग जो है, यानी एक फेज जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक फेज हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, कहने का मतलब इस मोटर के अंदर सिर्फ 2 फेज जा रहा है, यानी Y और B मान लीजिए हमारा इस मोटर के अंदर जा रहा है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप होगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा तो हमारा मोटर जो होगा स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विल रिफ्यूज टू स्टार्ट। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इंडक्शन मोटर में 3-phase सप्लाई देने पे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है, तो अगर आपको ये डीपली समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि 3-phase सप्लाई देने से हमारा मोटर जो है किस तरह से रोटेट करता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि अनलोडेड है, यानी इसमें हम लोग कोई भी लोड नहीं दिए हुए, और वो
रोटेट कर रहा है ns के स्पीड पे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारी अनलोडेड है तो ns के स्पीड पे ही रोटेट करेगा, यानी ये जो स्टेटर है और ये रोटर है ये साथ में रोटेट कर रहा है ns के स्पीड में। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अचानक से इस मोटर का जो है फील्ड वाइंडिंग जो है ये ओपन हो गया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा मोटर जो है स्टॉप हो जाएगा, यानी मोटर रुक जाएगा। अभी कैसे रुकेगा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो हम लोग को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो कि ns के स्पीड पे रोटेट करेगा। और ये रोटर जो है यहाँ पे हम लोग डीसी फील्ड एक्साइटेशन दे रहे हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है डीसी, यानी रोटर के अंदर जो फील्ड जा रहा है यानी आईएफ करंट जा रहा है, ये क्या ओपन हो गया यानी यहाँ से हमारा कनेक्शन टूट गया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे यहाँ से कनेक्शन टूट गया, तो कनेक्शन टूट गया यानी इसके अंदर कोई भी हमारा आईएफ करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी फील्ड करंट इक्वल टू 0 हो गया। फील्ड करंट 0 हो गया तो ये जो रोटर है ये हमारा ये क्या हो गया, अब नॉन मैग्नेट हो गया, यानी मैग्नेट पहले था लेकिन अब ये नॉन मैग्नेटिक हो गया। अब ये नॉन मैग्नेटिक हो गया तो ये बगल वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अब अट्रैक्ट नहीं होगा तो ये रोटर क्या होगा, जब तक इसके अंदर इनर्शिया होगा, इनर्शिया के कारण ये रोटेट करते रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये मोटर रुक जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा द मोटर विल बी स्टॉप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर है। ये हमेशा जो है मोर देन सप्लाई वोल्टेज होता है, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर में ईबी का वैल्यू हमारा जो है बड़ा होता है सप्लाई वोल्टेज से, तो इस बेसिस पे हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये नया क्वेश्चन है, और रोटरी कन्वर्टर कैन बी रन एज अ, देखिए रोटरी कन्वर्टर ये हमारा सिंक्रोनस मोटर की तरह भी रन करता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल फेज को 3 फेज कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। रोटरी कन्वर्टर का यही काम होता है, सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज। देखिए जो फील्ड फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो फाई होगा, ये हमेशा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं डीसी शंट मोटर, ठीक है। और डीसी शंट मोटर का आपको पता है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, यानी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने का मतलब जिस स्पीड पे हमारा एनएस यानी साफ्ट रोटेट कर रहा है उसी बेसिस पे हमारा यहाँ पे फील्ड आई मीन जो स्पीड है जनरेटर का ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो हमारा आईएफ भी कांस्टेंट हो जाएगा, आईएफ कांस्टेंट तो हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा ये होगा ए आंसर, रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड्स। क्वेश्चन है इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं फेज सीक्वेंस होता क्या है। फेज सीक्वेंस कहने का मतलब आपको पता होगा कि 3 फेज सिस्टम के अंदर जो हमारा 3 फेज होता है यानी आर वाई और बी, ये आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री के डिफरेंस पे होता है। यानी अगर यहाँ पे मैं वेक्टर डायग्राम से समझाऊं तो ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा बी हो गया, और इन तीनों के बीच में जो एंगल बनता है ये 120, 120 और 120 का होता है। तो इसको बोलते हैं हम फेज सीक्वेंस। अब देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड जो होगा फेज सीक्वेंस वो तीनों फेज के अंदर जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। यानी आर वाई और बी इस तरह से रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अगर हम लोग इसको जस्ट रिवर्स कर दें, यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं वाई कर दूं, यहाँ पे मैं आर कर दूं, यहाँ पे मैं बी कर दूं, तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, ये यहाँ पे पहले आर था तो यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, यानी ये शिफ्ट हो गया, तो इसके कारण हमारा क्या होता है, फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। और फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो देखिए मोटर का जो डायरेक्शन है, मान लीजिए पहला ये वाला सप्लाई दे रहे थे आर वाई बी, तो इस सिचुएशन में अगर हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो अगर हम लोग ये वाला फेज सीक्वेंस देंगे यानी जस्ट रेड वाला जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे मोटर का डायरेक्शन जस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी फेज सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारा जो मोटर का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 फेज मोटर का अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो ये तीनों जो सप्लाई है यानी आर है, वाई है और बी है, अगर इसको हम लोग किसी 2 टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे यानी इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस फेज का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। तो ये आता है हमारा सप्लाइड विथ अनबैलेंस्ड वोल्टेज के कारण, ठीक है, यानी नेगेटिव फेज सीक्वेंस मोटर के अंदर आएगा तो ये हमेशा अनबैलेंस वोल्टेज के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसिपेटेड बाय द रोटर बाय द स्टेटर कोर सरफेस ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा लॉसेस है जो स्टेटर कोर के अंदर नहीं होता है। तो ये है हमारा विंडेज लॉस, ठीक है। विंडेज लॉस बेसिकली अभी मैंने बताया था आपको कि विंडेज लॉस जो है ये अगर स्टेटर है और ये रोटर है तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा एयर गैप होता है, और एयर गैप के बीच में ही हम लोग का जो होता है विंडेज लॉस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिसेंबल्स, देखिए तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोनों सिमिलर होता है, बस यहाँ पे अगर इनपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो ये हम लोग का मोटर की तरह काम करेगा, यानी सिंक्रोनस मोटर कहलाएगा। और अगर इसका जस्ट अपोजिट, यानी इनपुट में अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्राइम मूवर और आउटपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा अल्टरनेटर, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सेम होता है, सिमिलर होता है दोनों, बस यहाँ पे डोमेन जो होता है चेंज हो जाएगा, यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में डोमेन देंगे और फिर मैकेनिकल में इन आउटपुट लेंगे तो वहाँ पे हमारा अल्टरनेटर नहीं तो फिर मोटर के बेसिस पे वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, देखिए इसका आंसर होगा सी, हैज लार्ज वैल्यू फॉर लो एंड हाई एक्साइटेशन। अब देखिए आर्मेचर करंट का लो और हाई वैल्यू कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है और इसका एक कुछ रिएक्टेंस होगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं सप्लाई, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से हम लोग दे रहे हैं VS यानी हमारा सप्लाई वोल्टेज है और इसके अंदर हमारा एक करंट फ्लो होगा I एम्पियर का, और ये हमारा रिएक्टेंस है यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस। अब हमारा मान लीजिए मोटर हम लोग रोटेट कर रहे हैं यानी लोड पे है तो यहाँ पे हम लोग का एक होगा EB यानी बैक EMF, ठीक है। तो एक्साइटेशन का वैल्यू हाई रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं हाई, यानी एक्साइटेशन हाई यानी हमारा EB हाई, क्योंकि EB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ हाई, तो ये हाई तो हमारा EB भी हाई हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखिए बैक EMF का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे EB जो है बड़ा है सप्लाई वोल्टेज से, तो इस सिचुएशन में अगर वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज हमारा मान लीजिए ये 200 वोल्ट है तो EB का जो वैल्यू होगा इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैंने बताया था आपको। EB का वैल्यू यानी इस 200 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 250 वोल्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ये भी हमारा ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा तो हमारा IA जो होगा ये इंक्रीज होगा। क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज 2, देखिए तो इसका आंसर होगा C, इंक्रीज इन द आर्मेचर करंट बट डिक्रीज द पावर फैक्टर। देखिए कैसे होता है इसको समझते हैं, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा सिंक्रोनस मोटर है जिसका कुछ रिएक्टेंस होगा, और ये हमारा मोटर है जो कि साफ्ट है इसका यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं सोर्स यानी सप्लाई वोल्टेज, और ये सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे मैं VS लेके चल रहा हूँ, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा I, और ये मोटर जो है रोटेट कर रहा है जिसके कारण हम लोग को एक बैक EMF जनरेट होगा मोटर के अंदर जो कि सप्लाई वोल्टेज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज हमारा इधर से आ रहा है तो हमारा जो बैक EMF होगा ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि नॉर्मल एक्साइटेशन पे काम कर रहा है और यहाँ पे हम लोग लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक्साइटेशन जो है हमारा नॉर्मल है यानी फ्लक्स हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग लोड इंक्रीज करते हैं तो EB का जो वैल्यू है यानी बैक EMF जो है ये डिक्रीज होता है। बैक EMF कैसे डिक्रीज होगा ये देखते हैं।
EB कुछ नहीं है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NS × 5, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग लोड इंक्रीज करेंगे तो ये जो सिंक्रोनिज्म होता है नहीं, जो NS है ये हमारा डिस्टर्ब होता है नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाता है, तो ये कम होगा तो हमारा EB कम हो जाएगा, ठीक है। EB कम होगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए कुछ यहाँ पे 200 वोल्ट था और EB पहले से और कम हो गया, यानी EB पहले मान लीजिए हमारा 150 वोल्ट था तो इससे और डाउन हो गया, यानी यहाँ पे लेके चलते हैं 120 वोल्ट, ठीक है, यानी EB का भी वैल्यू हो गया 120 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे जो नेट वोल्टेज होगा, यानी जो नेट वोल्ट क्या होगा, ये 200 माइनस 120, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 80 वोल्ट। तो इस बेसिस से यहाँ पे जो करंट जाएगा, यानी मोटर के अंदर जो करंट जाएगा यानी IA, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि EB का जो वैल्यू है ये अभी कम है सप्लाई वोल्टेज से, यानी VS यहाँ पे है, EB यहाँ पे है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण जो पावर फैक्टर होगा ये लैग कर जाएगा, ठीक है, यानी ये कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ड्रॉप भी होता है, इसके कारण हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि नॉर्मल एक्साइटेशन पे काम कर रहा है, ठीक है, और जब हम लोग लोड को बढ़ा रहे हैं, नहीं लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आर्मेचर करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको देखिए, इसको समझते हैं। ये देखिए ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, और ये यहाँ से सोर्स से कनेक्टेड है, 3 फेज सोर्स से। ये मान लीजिए हमारा VS है सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे EB होगा, ठीक है, और ये हमारा एक्सेस है, और यहाँ पे एक IA यानी आर्मेचर करंट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और इधर से हम लोग दे रहे हैं फील्ड एक्साइटेशन। तो फील्ड से अभी तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। लोड को इंक्रीज करेंगे तो अभी मैंने बताया EB जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NS से, NS × 5। तो NS क्या होता है हमारा, कुछ ना कुछ कम जाता है, यानी डिक्रीज होता है, ठीक है। अब NS डिक्रीज होगा तो EB भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी जब हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे तो EB सिंपल सी बात है यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। अब कैसे घटता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे देखिए VS मान लीजिए, यानी सप्लाई वोल्टेज मान के चलते हैं, ये 200 वोल्ट था, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और EB का वैल्यू पहले से और कम हो गया, यानी EB मान लीजिए पहले हमारा 150 वोल्ट था, लेकिन अब और कम हो गया, यानी 120 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज बचेगा, यानी नेट रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, VS, यानी VS का इस डायरेक्शन में है और EB का इस डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, यानी 200 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 80 वोल्ट, यानी पहले से ज़्यादा हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो गया। क्योंकि पहले क्या था, अगर पहले का सिचुएशन लेके चले 200 माइनस 150 यानी 50 वोल्ट ही था, तो 50 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे करंट का वैल्यू कम होगा अभी के सिचुएशन से, यानी अभी 80 वोल्ट है, पहले 50 वोल्ट था, तो अभी हमारा करंट जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, तो इसका आंसर होगा E, द नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन द आर्मेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड। देखिए सबसे पहले समझते हैं डैम्पर वाइंडिंग्स होता क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है हमारा ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग हम करते हैं ताकि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए। अब डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, नहीं तो फिर स्क्वायरल गेज वाइंडिंग भी यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ नहीं, हमारा एक कॉपर का वाइंडिंग होता है, जिससे कि ये मान लीजिए हमारा स्टेटर है, ठीक है, और स्टेटर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है NS के स्पीड पे 3 फेज सप्लाई देने के कारण। तो यहाँ पे जो हमारा रोटर होगा, ये मान लीजिए हमारा रोटर है, तो स्टार्टिंग में हम लोग का DC एक्साइटेशन 0 होता है, ठीक है। तो DC एक्साइटेशन 0 होगा तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा, यानी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं पोल फेज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग जो होता है ये पोल फेज के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और डैम्पर वाइंडिंग का एक और काम है कि जब हमारा मोटर के अंदर हंटिंग आता है, अभी मैंने हंटिंग आपको बताया कि जब हमारा मोटर सिंक्रोनिज्म पे रोटेट कर रहा होता है, सिंक्रोनिज्म का मतलब ये अगर हमारा स्टेटर है तो इसी के साथ जो है हमारा रोटर भी रोटेट करता है NS के स्पीड पे, तो इसको बोल दो ना सिंक्रोनिज्म कंडीशन। लेकिन जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा स्टेटर
और ये रोटर जो होता है लैग हो जाता है, ठीक है, और ये लैग होगा, इस एंगल को बोलते हैं डेल, और ये हमारा है लोड एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना सिंक्रोनिज्म खो देता है, सिंक्रोनिज्म खो दिया यानी एनएस हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब एनएस डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब हमारा जो मोटर का स्पीड है, यानी पहले 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, तो अब ये 1000 आरपीएम पे रोटेट ना करके इससे कम, यानी इसका जो वैल्यू होगा ये कम हो जाएगा, यानी 900 आरपीएम पे रोटेट करेगा मान लीजिए यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हंटिंग, और इस सिचुएशन में हमारा मोटर जो है फिर से एक सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जनरेट करता है, जिससे कि हमारा एक नया सिंक्रोनाइजिंग स्पीड जनरेट हो जाता है। तो हंटिंग को मिनिमाइज करने के लिए या फिर मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, और डैम्पर वाइंडिंग बेसिकली हमारा रोटर का जो पोल फेज होता है वहां पे प्रोवाइडेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी डिपेंड्स ऑन। देखिए बैक ईएमएफ को बेसिकली हम लोग ईबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये ईबी जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीसी एक्साइटेशन के ऊपर, यानी फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका एक रिएक्टेंस होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी एक्सएस, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज है ये मान लीजिए हमारा Vs है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है मोटर के अंदर। अब जैसे ही हम लोग मोटर रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज का वैल्यू, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा, बैक ईएमएफ का वैल्यू होगा 200 वोल्ट होगा, 300 वोल्ट होगा, 400 वोल्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा यानी ईबी का जो वैल्यू होगा 200, 300, 400, 500 जो भी होगा, ये डीसी एक्साइटेशन पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि ईबी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनएस इंटू 5। एनएस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि एनएस हमारा 120 f डिवाइडेड बाय पी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का सप्लाई दे रहे हैं वो फिक्स हो जाएगा, पोल भी हमारा फिक्स है, तो एनएस हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो फ्लक्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग ईबी का वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे एक्साइटेशन नाम क्यों दिए, क्योंकि एक्साइटेशन का मतलब होता है हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो हम लोग करंट देते हैं उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है, यानी 5। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हमारा। द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज, देखिए स्पीड जो होता है सिंक्रोनस मोटर का हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस बेसिस पे अपने ही मार दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट मशीन है, तो ये हमारा सी जो आंसर होगा ये बहुत ही सुटेबल आंसर है, तो ये कांस्टेंट होगा। है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू ए न्यू फिक्स्ड वैल्यू। देखिए एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है, मान लीजिए ये एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, और एनएस स्पीड यानी 120 f डिवाइडेड बाय पी, और यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान लीजिए 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, यानी जो हमारा एनएस है ये 1000 आरपीएम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग एनएस का एक न्यू वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, यानी इसका हम लोग 1000 आरपीएम ना रखे कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से किस चीज को चेंज करेंगे, यानी किस चीज को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा एनएस जो है चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज होगा, यानी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, तो हमारा एनएस चेंज हो जाएगा। अब और भी ऑप्शन देखते हैं, बाय इंटरचेंजिंग यानी टू फेज, यहाँ पे टू फेज यानी आर वाई बी, ये जो हमारा स्टेटर के अंदर जा रहा है, इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हमारा मोटर का सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगा, ना कि हमारे यहाँ पे एनएस चेंज होगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखिए, बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। देखिए अप्लाइड वोल्टेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनएस जो है वी पे हम लोग का डिपेंड नहीं होता, सिर्फ टॉर्क जो होता है हमारा ये वी पे डिपेंड होता है, यानी वोल्टेज पे डिपेंड होता है हमारा टॉर्क, ठीक है। और डी देखिए, बाय चेंजिंग द लोड, तो लोड चेंज करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो हमारा एनएस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा एनएस जो है फिर से एक नया सिंक्रोनिज्म डेवलप करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो हम लोग एक्साइटर यूज करते हैं वो कौन सा मशीन होता है, तो ये होता है डीसी शंट मशीन, ठीक है।
और ये डीसी शंट मशीन यानी हमारा एक डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है, जो कि रोटर के शाफ्ट के ऊपर ही हमारे यहाँ पे माउंटेड होता है। ये मान लीजिए अगर हमारा ये रोटर का शाफ्ट है और ये रोटर वाइंडिंग है और यहाँ पे हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर के अंदर, आर वाई बी। तो 3 फेज सप्लाई देने के कारण क्या होगा, हम लोग को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो कि एनएस के स्पीड पे रोटेट करेगा, ठीक है। और रोटर को एक्साइटेशन के लिए यहाँ पे हम लोग डीसी शंट जनरेटर यूज़ करते हैं। और डीसी शंट जनरेटर जो है इसी शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, जिसके कारण अगर ये शाफ्ट हमारा मान लीजिए 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, यानी एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो जनरेटर का शाफ्ट है ये भी रोटेट करेगा। और ये रोटेट करेगा तो उसके अंदर फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो हमारा एक ईजी जनरेट होगा, और ईजी जनरेट होगा तो हम लोग को एक करंट मिलेगा। और यही करंट जो है हम लोग यहाँ पे रोटर के अंदर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग फील्ड एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये ये हमेशा जो है डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं फेज सीक्वेंस होता क्या है। फेज सीक्वेंस कहने का मतलब आपको पता होगा कि 3 फेज सिस्टम के अंदर जो हमारा 3 फेज होता है, यानी आर वाई और बी, ये आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री के डिफरेंस पे होता है। यानी अगर यहाँ पे मैं वेक्टर डायग्राम से समझाऊं तो ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा बी हो गया। और इन तीनों के बीच में जो एंगल बनता है ये 120, 120 और 120 का होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेज सीक्वेंस। अब देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड जो होगा फेज सीक्वेंस, वो तीनों फेज के अंदर जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। यानी आर वाई और बी इस तरह से रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अगर हम लोग इसको जस्ट रिवर्स कर दें, यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं वाई कर दूं, यहाँ पे मैं आर कर दूं, यहाँ पे मैं बी कर दूं, तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, ये यहाँ पे पहले आर था तो यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, यानी ये शिफ्ट हो गया। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। और फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो देखिए मोटर का जो डायरेक्शन है, मान लीजिए पहला ये वाला सप्लाई दे रहे थे आर वाई बी, तो इस सिचुएशन में अगर हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो अगर हम लोग ये वाला फेज सीक्वेंस देंगे, यानी जस्ट रेड वाला जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे मोटर का डायरेक्शन जस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी फेज सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारा जो मोटर का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 फेज मोटर का अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो ये तीनों जो सप्लाई है, यानी आर है, वाई है और बी है, अगर इसको हम लोग किसी 2 टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस फेज का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। तो ये आता है हमारा सप्लाइड विद अनबैलेंस्ड वोल्टेज के कारण, ठीक है। यानी नेगेटिव फेज सीक्वेंस मोटर के अंदर आएगा तो ये हमेशा अनबैलेंस वोल्टेज के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसिपेटेड बाय द रोटर बाय द स्टेटर कोर सरफेस ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा लॉसेस है जो स्टेटर कोर के अंदर नहीं होता है। तो ये है हमारा विंडेज लॉस, ठीक है। विंडेज लॉस बेसिकली अभी मैंने बताया था आपको कि विंडेज लॉस जो है, ये अगर स्टेटर है और ये रोटर है तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा एयर गैप होता है, और एयर गैप के बीच में ही हम लोग का जो होता है विंडेज लॉस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिसेंबल्स। देखिए तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोनों सिमिलर होता है। बस यहाँ पे अगर इनपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये हम लोग का मोटर की तरह काम करेगा, यानी सिंक्रोनस मोटर कहलाएगा। और अगर इसका जस्ट अपोजिट, यानी इनपुट में अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्राइम मूवर, और आउटपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा अल्टरनेटर, ठीक है।
तो इन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सेम होता है, सिमिलर होता है दोनों, बस यहाँ पे डोमेन जो होता है चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में डोमेन देंगे और फिर मैकेनिकल में इन आउटपुट लेंगे तो वहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव नहीं तो फिर मोटर के बेसिस पे वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। देखिए इसका आंसर होगा सी, हैज लार्ज वैल्यू फॉर लो एंड हाई एक्साइटेशन। अब देखिए आर्मेचर करंट का लो और हाई वैल्यू कैसे होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है और इसका एक कुछ रिएक्टेंस होगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं सप्लाई, ठीक है, ये हमारा सोर्स है। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं VS यानी हमारा सप्लाई वोल्टेज है और इसके अंदर हमारा एक करंट फ्लो होगा I एम्पियर का, और ये हमारा रिएक्टेंस है यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस। अब हमारा मान लीजिए मोटर हम लोग रोटेट कर रहे हैं यानी लोड पे है, तो यहाँ पे हम लोग का एक होगा EB यानी बैक EMF, ठीक है। तो एक्साइटेशन का वैल्यू हाई रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं हाई, यानी एक्साइटेशन हाई यानी हमारा EB हाई, क्योंकि EB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, तो ये हाई तो हमारा EB भी हाई हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखिए बैक EMF का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे EB जो है बड़ा है सप्लाई वोल्टेज से, तो इस सिचुएशन में अगर वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज हमारा मान लीजिए ये 200 वोल्ट है, तो EB का जो वैल्यू होगा इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैंने बताया था आपको। EB का वैल्यू यानी इस 200 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 250 वोल्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ये भी हमारा ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा तो हमारा IA जो होगा ये इंक्रीज होगा, और इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम लोग, ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। यानी मोटर जो है हमारा ओवर एक्साइटेशन पे काम कर रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट में लेके चलते हैं, यानी EB का वैल्यू हम लोग लो लेके चल रहे हैं, ठीक है, यानी फ्लक्स हमारा लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ये देखते हैं, EB का वैल्यू लो, इसका मतलब हमारा फ्लक्स का वैल्यू लो। फ्लक्स का जब हमारा वैल्यू लो हो जाएगा तो ये जो है हमारा अगर VS है यानी सप्लाई वोल्टेज है, तो EB का वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे EB जो है छोटा है V से, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे EB है, तो इस सिचुएशन में हमारा फिर से एक आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होगा, और ये जो करंट होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्सेस है हमारा, एक्सेस के कारण यहाँ पे आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होगा, यानी जितना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे आर्मेचर का करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्साइटेशन हमारा लो हो या फिर हमारा हाई हो, तो आर्मेचर के अंदर करंट जो होता है हमेशा हाई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है वो किस एंगल पे डेवलप होता है, तो ये होता है हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी जो डेल होगा ये 90 डिग्री होगा, तो उस सिचुएशन में हमारा जो पावर डेवलप होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है, ठीक है। तो जब ये सिंक्रोनिज्म पे होता है या फिर नो लोड पे होगा तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से रोटेट करेगा साथ में। अब जैसे ही हम लोग लोड देंगे इसका मतलब हमारा यहाँ पे लैगिंग होगा, रोटर जो होगा हमारा यहाँ पे लैग करेगा डेल एंगल से, तो इसको यहाँ तक फिर से सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए हम लोग एक टॉर्क चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा मैक्सिमम, यानी जितना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे उतना ही जल्दी ये सिंक्रोनिज्म पे आएगा। तो इसको सिंक्रोनिज्म पे लाने के लिए ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, यही हमारा 90 डिग्री होगा, यानी ये जो डेल एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अब इस सिचुएशन में देखिए हमारा मैक्सिमम टॉर्क कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ, और इसका जस्ट इमेजिन कीजिए ये हमारा इमेज ग्राफ है, इधर बनेगा हमारा साउथ, ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट देखिए ये भी बनेगा हमारा, अगर ये इधर नॉर्थ है तो इधर हमारा होगा साउथ, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में देखिए, सॉरी यहाँ पे बस रिवर्स हो जाएगा, ये साउथ होगा और ये हमारा नॉर्थ होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे यानी 90 डिग्री का डिस्टेंस है, जिसके कारण हम लोग का क्या होगा, टॉर्क काफ़ी हाई मिलेगा, क्योंकि ये इसको खींचेगा यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कीजिए ये खींचेगा तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इसको अपने पास, अट्रैक्ट करेगा, तो
जिसके कारण हम लोग का टॉर्क जो होगा ये काफ़ी हाई मिलेगा, और टॉर्क हाई मिलेगा तो हम लोग का पावर भी हाई मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे हमारा जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इस बेसिस यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है। अब इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल लाइफ से समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक मैग्नेट का टुकड़ा है, ठीक है, और इसका एक नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए। और यहाँ पे एक और मैग्नेट का टुकड़ा है और इसका भी नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा गैपिंग होगा, यानी इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी खींचने के लिए ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस बेसिस पे ये आपस में अट्रैक्ट होने के लिए मैक्सिमम पावर लगानी। इस मैग्नेट में जितना कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे लगाएगा ताकि ये आपस में अट्रैक्ट हो जाए। तो यही सेम सिचुएशन जो होता है इस मोटर के अंदर भी होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारा मोटर जो है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाए, यानी ये रोटेट नहीं करेगा। तो ये 90 डिग्री के डेल एंगल पे हमारा जो पावर होगा वो मैक्सिमम होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैक्सिमम पावर डेवलप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए मैक्सिमम पावर जो है डिपेंड होता है वोल्टेज के ऊपर भी। तो वोल्टेज हो गया, रोटर एक्साइटेशन हो गया, मैक्सिमम वोल्ट कपलिंग यानी डेल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे हमारा कोई भी मैक्सिमम पावर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक्सेप्ट, ठीक है, नहीं इसको छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा कंडीशन होता है। तो इसका आंसर होगा ए, हम लोग मोटर को हमेशा नो लोड रखते हैं और ओवर एक्साइटेड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि किस तरह से लीडिंग करता है, लैगिंग करता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा मोटर काम करता है। तो अगर आप प्लीज़ नहीं देखे होंगे इस वीडियो को तो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये सब सारा वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो फिर सिंक्रोनस मोटर कुछ नहीं है, वो जो वीडियो था थ्योरी वाला वीडियो वही बहुत ही इनफ है। अगर उसको समझ लेते हैं अच्छे से तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको ईजिली समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट। देखिए सिंक्रोनस मोटर हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, यूनिटी पे भी, लीडिंग पे भी और हमारा लैगिंग पे भी, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल एडवांटेज है सिंक्रोनस मोटर का, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द फोर्स्ड वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन द ड्राइविंग। देखिए वो मान लीजिए एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जिसके ऊपर हम लोग लोड लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस मोटर के अंदर वाइब्रेशन कब होगा, यानी ये जो शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट कब वाइब्रेट करेगा, यानी कंपन इसके अंदर कब आएगा। तो जब हम लोग, सिंपल सी बात है यहाँ पे, जब हम लोग हैवी लोड देंगे, यानी लोड जो होगा वो काफ़ी हैवी होगा, जिसके कारण हमारा मोटर जो है इस लोड को रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, यानी ले नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मोटर हमारा वाइब्रेट करेगा नहीं, ये जो शाफ्ट है ये कंपन करेगा नहीं, हिलेगा ऊपर नीचे। तो ये बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के जब लोड लगाएंगे तो हमारा जो है मोटर वाइब्रेट करेगा। अब देखिए और भी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। बी ऑप्शन देखिए, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ये हमारा बहुत ही लाइट लोड है, यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो इस बेसिस पे हमारा जो शाफ्ट होगा रोटर का ये वाइब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी लाइट है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। तो ये भी हमारा बहुत ही लाइट लोड है, ये सब जितना भी लोड है ये लाइट है। तो इस सिचुएशन में हमारा मोटर जो है वाइब्रेट नहीं करेगा, सिवाय ये जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है मोटर को एयर कंप्रेस करने के लिए, यानी बाहर से एयर को खींचने के लिए अंदर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मोटर हमारा वाइब्रेट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। देखिए तो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर एक्साइटेड है। तो अंडर एक्साइटेड में हमारा जो ईवी जो होगा ये कम होगा सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। तो ईवी कम होगा तो इसके क्रॉस जो होगा रिएक्टेंस के कारण हमारा करंट जो होगा लैग हो जाएगा बाय 90 डिग्री, ठीक है। ये जो लैग होगा ये 90 डिग्री से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो इसका आंसर होगा सी। यूनिटी तब होगा जब हमारा यहाँ पे VS और EV दोनों सेम होगा और यहाँ पे नो लोड होगा, ठीक है।
ठीक है। और लीडिंग जब होता है जब हमारा ईबी जो होगा ये बड़ा होगा बीएस से, सॉरी यहाँ पे ये बड़ा होगा बीएस से, तो इस सिचुएशन में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होता है मोटर का। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन रोटर पोल्स एंड स्टेटर पोल्स इन अ सिंक्रोनस मोटर इज नोन एज। देखिए तो इसको भी मैंने बताया था, ये हमारा ये होता है टॉर्क एंगल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है और उसके ऊपर हम लोग मैकेनिकल लोड नहीं दिए हुए, यानी ये हमारा एक मोटर है जो कि रोटेट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई लोड नहीं दिया हुआ, यानी लोड हमारा एब्सेंट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम इसे क्या कहेंगे, तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करता है और इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इन अ सिंक्रोनस मोटर द डैम्पिंग वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड टू। अभी मैंने बताया था डैम्पर वाइंडिंग हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं और हंटिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अ सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड एक्साइटेशन। पहले यहाँ पे समझते हैं कि मोटर हमारा सिंक्रोनिज्म पे आता कैसे है। अभी मैंने बताया कि सिंक्रोनस मोटर जो है हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है और इसको स्टार्ट करते हैं एज अ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में आपको पता है कि हमारा जो रोटर का स्पीड होता है, यानी एनआर जो है यहाँ पे रोटर स्पीड है, ये हमेशा कम होता है एनएस से, यानी जिस स्पीड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उससे हमेशा ये कम वैल्यू पे रोटेट करता है। कहने का मतलब एनएस अगर हमारा 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो हमारा यहाँ पे एनआर जो होगा ये कम होगा, इसका वैल्यू मान लीजिए ये 900 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनआर को, यानी ये जो 900 आरपीएम है इसको 1000 आरपीएम तक लाने के लिए, यानी एनएस स्पीड पे लाने के लिए जो हम लोग को टॉर्क चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, ठीक है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग डीसी एक्साइटेशन रोटर के अंदर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाऊं, ये देखिए ये जो ग्रीन है ये हमारा है स्टेटर, ठीक है। और स्टेटर के अंदर हम लोग दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई। मान लीजिए ये हमारा आर वाई और बी फेज दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसके अंदर जो कि एनएस स्पीड पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है, इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होता है, तो अभी मैंने बताया एनर्जी का जो वैल्यू होता है कम होता है सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी एनएस है यहाँ पे हमारा 1000 आरपीएम और अभी जो रोटर का स्पीड है ये है 900 आरपीएम, ठीक है। तो 900 आरपीएम को 1000 आरपीएम तक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम लोग डीसी एक्साइटेशन देंगे तो ये रोटर जो है हमारा मैग्नेट बन जाएगा, यानी नॉर्थ एंड साउथ हो गया। तो जैसे ही ये मैग्नेट बनता है वैसे ही क्या करता है, ये बगल वाले मैग्नेट के साथ, यानी जो स्टेटर का जो मैग्नेट है इसके साथ अट्रैक्ट होता है, यानी ये रोटर का है और ये स्टेटर का है, तो ये आपस में क्या होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही लॉक होगा तो ये 900 आरपीएम से क्या होगा, 1000 आरपीएम पे रोटेट होने लगेगा, यानी ये सिंक्रोनिज्म पे आ गया। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनिज्म कंडीशन, ठीक है। और इसको लाने के लिए हम लोग को एक टॉर्क चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनिज्म टॉर्क, नहीं तो फिर पुल इन टॉर्क, ठीक है, पुल इन टॉर्क। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि सिंक्रोनिज्म पे आ नहीं सकता, यानी फेल हो चुका है डीसी एक्साइटेशन देने के बाद भी। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा लो फील्ड करंट। अब देखिए फील्ड करंट हमारा लो होगा, यानी आईएफ का वैल्यू लो है, तो फ्लक्स हमारा लो है, यानी फ्लक्स लो है, तो जो हमारा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का रोटर के अंदर ये भी हमारा वीक है, तो ये वीक होगा, तो ये क्या होगा, बगल वाले फील्ड के साथ, यानी जो बगल में नॉर्थ एंड साउथ रोटेट कर रहा है इसके साथ ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो ये कभी भी हमारा सिंक्रोनिज्म पे नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन। देखिए इसका आंसर होगा सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब फ्लक्स डेंसिटी कैसे होगा इसको समझते हैं। फ्लक्स डेंसिटी हमारा कुछ नहीं है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा फाई बाय एरिया। और फाई हमारा कुछ नहीं है, ये है हमारा एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, ठीक है। और इसको और भी लिखना होगा
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NI बाय रिलक्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया समझते हैं, एरिया होता कहाँ पे मोटर के अंदर, ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एयर गैप, ठीक है। और एयर गैप के बीच में ही हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी के लिए जो एरिया होगा यही हमारा एरिया है मोटर में, यानी ये जो एरिया है यानी एयर गैप है यही हमारा फ्लक्स डेंसिटी का एरिया है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा एरिया बड़ा होगा यानी एयर गैप ज़्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा कम हो जाएगा, और फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। यहाँ से दो रिलेशन निकल रहा है। तो अगर एरिया हमारा इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगा, फ्लक्स डेंसिटी कम होगा यानी फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारा कम होगा, इसका मतलब हमारा फील्ड वीक होगा, फील्ड वीक होगा तो हम लोग को टॉर्क जो मिलेगा ये वीक हो जाएगा, यानी मोटर का जो टॉर्क होगा ये वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स कट करेगा ये ऑलरेडी वीक है, तो उससे कट करने से जो हम लोग EMF इंड्यूस होगा वो बहुत ही कम वैल्यू का मिलेगा, तो टॉर्क भी हम लोग को कम वैल्यू का मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से मोटर का साइज कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए फाई को लेकर के एक और बताया कि NI बाय रिलक्टेंस होता है, ठीक है। अभी आप रिलक्टेंस को भूल जाइए, यहाँ पे NI देखिए, अगर हम लोग को फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा इसको ज़्यादा करना होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी मोटर के अंदर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा पहले वाले मोटर से, तो इस सिचुएशन में क्या होता है हमारा मोटर का जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्लक्स डेंसिटी जो है एक ऐसा टर्म आता है मोटर के अंदर जो कि साइज को डिटरमाइन करता है कि मोटर का साइज कितना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक हमारा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसका नंबर ऑफ पोल्स जो है ये 4 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल को हाफ कर दे रहे हैं, यानी पोल हमारा 2 हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जा रहा है, यानी ये 25 हर्ट्ज हो जा रहा है, और इस सिचुएशन पे जो मोटर का स्पीड होगा वो क्या होगा। तो NS पहले निकालते हैं, फर्स्ट केस में NS इस डाटा के ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, यानी 120F डिवाइडेड बाई P, यहाँ पे 120 इंटू 50 होगा डिवाइडेड बाय 4, तो इस बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा 1500 RPM, ठीक है। यानी अभी जो है मोटर हमारा 1500 RPM पे रोटेट कर रहा है। अब देखिए अब हम लोग दोनों हाफ कर दे रहे हैं, नहीं पोल और फ्रीक्वेंसी जो है दोनों हमारा हाफ हो गया है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ से निकालते हैं सेकंड केस के लिए, NS इक्वल टू क्या होगा 120F डिवाइडेड बाय P, तो यहाँ पे 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग को 1500 RPM ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा B 1500 RPM, ठीक है। अगर आप सोचिएगा कि हम इस तरह से पहला केस निकाल के उसको हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस तरह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो आप वैल्यू पुट करके एक का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा और बेस्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, जो कि NS के स्पीड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ हमारा रोटर भी रोटेट कर रहा होगा। अब बोलता है कि हम लोग जो रोटर के अंदर पोलैरिटी दे रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी फील्ड करंट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी रिवर्स कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा मोटर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में मोटर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। अभी कैसे रोटेट करेगा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हम लोग दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई स्टेटर के अंदर, ठीक है, RYB, और यहाँ पे हम लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी मोटर NS के स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये रोटर है, रोटर के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं DC एक्साइटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए पोलैरिटी पहला था प्लस और ये माइनस, और यहाँ से फ्लो हो रहा था हमारा IF करंट। अब क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं, यानी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मोटर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही क्यों रहेगा, यानी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था उसी डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। क्यों करेगा इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी ये नॉर्थ हो गया और इधर हमारा साउथ हो गया, यानी रोटेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये
यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं रोटर के अंदर, तो डीसी सप्लाई देने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रोटर के अंदर, ये भी पहले से रिवर्स हो जाएगा। यानी पहले अगर नॉर्थ था और ये साउथ था, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, इधर हमारा साउथ बन जाएगा और इधर हमारा नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके बगल वाले बगल वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे दूसरा साउथ है यानी पोलैरिटी चेंज होगा, इधर नॉर्थ होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा और ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में पहले से रोटेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंक्रोनस मोटर का डायरेक्शन रिवर्स करना है तो किस तरह से करेंगे, तो ये दो यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं आर वाई बी, ठीक है, ये जो सप्लाई जा रहा है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, किसी दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे, कहने का मतलब अगर यहाँ पे y कर दिए, यहाँ पे r कर दिया और नीचे वाला कांस्टेंट था, तो इस सिचुएशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मोटर जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स करते हैं सिंक्रोनस मोटर का डायरेक्शन, या फिर इंडक्शन मोटर का भी डायरेक्शन इस तरह से रोटेट होता है, किसी भी 3 फेज में से किसी 2 फेज का पोलैरिटी चेंज कर देने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉसेस है जो लोड के साथ वेरी नहीं होता है, यानी कौन सा ऐसा कांस्टेंट लॉस है। तो ये है हमारा विंडेज लॉस, और विंडेज लॉस मैंने बताया था ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है इसको बोलते हैं हम लोग एयर गैप। ठीक है, और एयर गैप में हमारा क्वेश्चन नहीं है, खाली स्पेस है तो यहाँ पे एयर है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये रोटर रोटेट करेगा, मान लीजिए ये रोटर कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये एयर क्या करेगा, फ्रिक्शन की तरह काम करता है यहाँ पे, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यानी इसको रोकने में, यानी घूमने में रोकेगा। कहने का मतलब अगर रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एयर के कारण इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण हम लोग को एक लॉसेस होगा जिसको बोलते हैं विंडेज लॉसेस। ठीक है, और ये स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, यानी जितना ज़्यादा हाई स्पीड होगा रोटर का उतना ही ज़्यादा यहाँ पे विंडेज लॉस ज़्यादा होगा। कॉपर लॉस आपको पता है ये हमारा वेरिएबल लॉस है, ये लोड के ऊपर डिपेंड होता है, और ये कॉपर लॉस हमारा कुछ नहीं है, I/R लॉस है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट अ सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप विदाउट लूजिंग इट्स सिंक्रोनिज्म इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं पुल आउट टॉर्क। ठीक है, और ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बुक में इसका आंसर दिया हुआ है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, लेकिन बुक से अब जब पढ़िएगा तो सिंक्रोनस मोटर में एक पुल आउट टॉर्क है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक मैक्सिमम टॉर्क होता है सिंक्रोनस मोटर का जो कि विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, यानी कहने का मतलब ये अगर स्टेटर है और ये हमारा रोटर है, दोनों साथ में अगर रोटेट करके एक टॉर्क जनरेट करेगा, ऐसे यहाँ पे सिंक्रोनिज्म पे तो टॉर्क का वैल्यू 0 होता है, लेकिन ये पुल आउट टॉर्क सिंक्रोनस मोटर का मैक्सिमम टॉर्क होता है विदाउट लूजिंग इट सिंक्रोनिज्म। ठीक है, लेकिन बुक में यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है डी दिया हुआ है बुक के अंदर आंसर, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए, पुल आउट टॉर्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द रनिंग टॉर्क इन अ सिंक्रोनस मोटर इज, ये हमारा 0 होता है। देखिए रनिंग टॉर्क यानी जब हमारा मोटर सिंक्रोनिज्म पे यानी एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो सिंक्रोनिज्म पे क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू हमारा 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे टॉर्क 0 होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क यानी स्टार्टिंग टॉर्क कहने का मतलब जब हम लोग इसको इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा जो रोटर का जो पोजीशन होता है ये 0 होता है, इनिशियल पोजीशन में इसका वेलोसिटी 0 होता है। तो इस सिचुएशन में टीएस डिवाइडेड बाय टीआर, ये दोनों क्या होगा, 0 होगा, तो 0/0 ये हमारा 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन अ सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड्स अपॉन, देखिए ये इसका आंसर होगा डी, रोटर एक्साइटेशन के पे भी डिपेंड होता है, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड होता है, और फिर जो हमारा लोड एंगल होता है यानी डेल, इस पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। एट नो लोड द आर्मेचर करंट इन अ सिंक्रोनस मोटर, देखिए नो लोड पे हमारा सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो आर्मेचर करंट का वैल्यू होता है ये लीडिंग होता है, यानी लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और यही रीज़न है कि हम लोग सिंक्रोनस मोटर को जब कैपेसिटर की तरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मोटर को हमेशा नो लोड पे रखते हैं, और नो लोड पे रखने के कारण क्या होता है, हमारा करंट का वैल्यू क्या होता है, लीड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अ सिंक्रोनस मशीन विथ लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो हैज़, देखिए शॉर्ट सर्किट रेशियो हमारा कुछ नहीं है, ये होता है, अगर अल्टरनेटर का केस लेके चलूँ तो इसमें हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा, यानी मान लीजिए हम लोग फील्ड करंट दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, तो ओपन सर्किट में जो फील्ड करंट रिक्वायर होगा एक रेटेड वोल्टेज को जनरेट करने के लिए, डिवाइडेड बाय
शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट पे जो हम लोग को IF का वैल्यू जरूर नीडेड होगा एक वोल्टेज को, यानी रेटेड वोल्टेज को जनरेट करने के लिए, इसी का रेशियो होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो जिस मशीन का शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है लो होता है, उसका स्टेबिलिटी यानी जो लिमिट होता है ये लोअर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये याद करने वाला चीज़ है, यहाँ पे ग्राफ अगर मैं बताऊंगा उसका SCR का तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसको याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर इज। देखिए अभी मैंने बताया था कि सिंक्रोनस मोटर जो है हमारा एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने वाला मशीन है, ठीक है, यानी ये NS के स्पीड पे हमेशा रोटेट करता है, यानी फिक्स्ड वैल्यू पे रोटेट करेगा। तो इसके अंदर हमारा स्पीड का जो वेरिएशन होगा ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर कभी भी स्पीड का वेरिएशन नहीं होगा। बस लोड जब हम लोग इंक्रीज करते हैं जिसके कारण हमारा लोड इंक्रीज जब होगा तो यहाँ पे हमारा स्पीड जो होता है यानी NS जो है हमारा डिस्टर्ब होता है, डिक्रीज होता है, और इसको बोलते हैं हंटिंग, ठीक है। तो इस केसेस पे आप इसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका हमेशा जो स्पीड वेरिएशन होगा ये 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द नेट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू द। देखिए इसको समझते हैं। ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका कुछ रिएक्टेंस होगा वाइंडिंग के कारण, और ये है हमारा मोटर और इसका ये शाफ्ट है, और यहाँ से दे रहे हैं हम लोग सोर्स यानी सप्लाई, ठीक है। यहाँ से हम लोग देते हैं VS जो कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे लोड के कारण हमारा एक EB जनरेट होगा जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखिए VS जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और EB जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है नेट आर्मेचर वोल्टेज, यानी इस आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या होगा, ये हमारा होगा VS यानी सप्लाई वोल्टेज माइनस EB। ये डिपेंड होगा कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर EB का वैल्यू ज़्यादा होगा तो EB से सप्लाई वोल्टेज को माइनस करेंगे, अगर हमारा VS बड़ा है तो VS से हम लोग EB को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ एंगल भी होगा क्योंकि ये हमारा VS है तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, लीड लैग कुछ भी होगा, माइनस यहाँ पे भी EB का कुछ एंगल होगा। तो इस बेसिस पे हमारा इसका आंसर होगा D, वेक्टर डिफरेंस ऑफ EB माइनस V यानी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हायर द अप्लाइड वोल्टेज डैश विल बी द स्टेटर फ्लक्स एंड डैश विल बी द पुल इन टॉर्क। देखिए अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को हाई रखेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टेटर वाइंडिंग के अंदर वो भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा ग्रेटर, ठीक है, इसका आंसर D होगा। ऐसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हायर द अप्लाइड वोल्टेज हायर विल बी द स्टेटर फ्लक्स, उसके बाद एंड हायर विल बी द पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क मैंने बताया था आपको कि हम लोग इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर को हम लोग इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन मोटर में जो है NR जो है यानी रोटर का जो स्पीड होता है ये कुछ कम होता है NS से, ठीक है। तो रोटर को NS तक लाने के लिए यानी सिंक्रोनस स्पीड तक लाने के लिए जो टॉर्क चाहिए होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क या फिर पुल इन टॉर्क, ठीक है। और ये हमारा जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा हाई उतना ही ज़्यादा यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है तो हमारा पुल इन टॉर्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन है द मैक्सिमम कांस्टेंट लोड टॉर्क अंडर विच अ सिंक्रोनस मोटर विल पुल इनटू सिंक्रोनिज्म एट रेटेड रोटर सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज। तो ये अभी मैंने आपको समझाया, तो ये होगा हमारा पुल इन टॉर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, और अगर आप जिस इसके ऊपर मैंने जो वीडियो डाला था सिंक्रोनस मोटर के ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो जो डाला था, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप थ्योरेटिकल वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।